दोस्तों हर एक इंसान यही चाहता है कि जहाँ पर भी हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करें वहाँ पर हमारे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें और मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिले। और यहीं से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। वो आती है वेयर टू इन्वेस्ट। हम अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जिसकी वजह से हमें अच्छा रिटर्न मिले। अक्सर लोग मार्केट में आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और बेस्ट ऑप्शन ढूंढने की तलाश करने लगते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर की अगर एडवाइस के अनुसार हम चलते हैं तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हमारे पैसों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिस्टमैटिक तरीके से होगी, जिसे हम SIP कहते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर SIP ही एक ऐसा मेथड है जो कि आपको FD जैसे बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा रिटर्न दे देता है। SIP की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एक बिगनर्स हो फिर भी आप SIP करके अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो एंड वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। SIP के अंदर आप मंथली वाइज सैलरी को फिक्स करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, फिर उसे पर ईयर इन्वेस्टमेंट को चालू कर सकते हो। आपके पैसे कंटिन्यू ईयर वाइज ईयर इन्वेस्टमेंट होते रहते हैं एंड ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट का ग्राफ नहीं देखना पड़ता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बैंक भी नहीं जाना पड़ता, बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। आप SIP को ऑटो मोड पर सेट कर सकते हो। इससे ये फायदा होता है जब भी आपके अकाउंट में सैलरी आती है पर मंथ 1000 रुपया आपके अकाउंट से पर मंथ डेबिट हो जाता है, जो कि SIP में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता। ये SIP की सबसे अच्छी बात होती है। दोस्तों अब इस मेथड को बहुत सारे लोग EMI जैसा भी समझने लगते हैं, लेकिन ये SIP है। SIP में ऐसा नहीं होता है। आप जब चाहो तब अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉप भी कर सकते हो और स्टॉप करने के बावजूद भी आपका पैसा ग्रो होता रहता है क्योंकि वहाँ पर कंपाउंडिंग वर्क करती है। एंड यू नो गाइस की कंपाउंडिंग में बहुत बड़ी पावर होती है। चलो एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक राज्य के अंदर एक घमंडी राजा रहता था। वह अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान मानता था और आसपास के लोगों को, प्रजा को बहुत ही मूर्ख समझता था। वह सोचता था कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हम ही हैं और हम जो चाहे वह कर सकते। राजा अपने प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करता रहता था। उस राज्य के अंदर सारी प्रजा बहुत ही दुखी रहती थी। राज्य के सारे लोगों ने मिलकर के प्लानिंग बनाया कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो कि इस नगर में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। उस राज्य के लोगों ने मिलकर के प्लानिंग बनाया कि अब तो इस राजा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके लिए राज्य के अंदर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया जाता है, जो कि एक लेखक रहता है। उस लेखक को बुलाया जाता है और सारी बातें बताया जाता है। अब राजा से मिलने के लिए लेखक चला जाता है। राजा अपने यहाँ एक चुनौती रखता है। अब राजा सभी नगरवासियों को चैलेंज दे रहा था, जो मुझे हरा देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह सब सुनकर के लेखक राजा के पास जाता है और जा करके राजा की सारी बातें सुनता है और दोनों में आपस में डिबेट होता है। और डिबेट होने के बाद दोनों लोगों की आपस में बहस होती है। बहस होने के बाद राजा कहता है, ठीक है लेखक, तुम मांगो, तुम्हें क्या चीजें चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेखक कहता है कि आपके सोने की खदान में से मुझे प्रत्येक दिन एक सोने का सिक्का चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि हर दूसरे दिन उस सोने के सिक्कों को दुगना देना पड़ेगा। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस क्रम में मुझे 1 साल तक सोने का सिक्का चाहिए। तो राजा कहता है, बस इतनी छोटी सी बात, चलो मैं तुम्हें दिया। अब प्रत्येक दिन बुद्धिमान आता है और सोने के सिक्कों को डबल रूप से लेकर के चला जाता है। 30 दिनों के बाद लेखक के पास 53 करोड़ से भी ज्यादा सोने के सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। अब राजा बहुत ज्यादा पछताने लगा कि मैंने ये सब क्या कर दिया। जैसे ही दूसरा महीना बीतता है तो लेखक के पास बिलियन में सोने के सिक्के आने लगते हैं। धीरे धीरे करके राजा का पूरा सिक्का खत्म हो गया और अब राजा सड़क पर आ जाता है। अपनी शर्त को हार जाता है और पूरे नगरवासियों से माफी मांगता है, लेकिन नगरवासी उस राजा को माफ नहीं करते हैं। एंड फिर वह बुद्धिमान व्यक्ति उस नगर का राजा बन जाता है और अपनी प्रजा की बहुत अच्छे से देख रेख करता है, बहुत अच्छे से सेवा करता है। सो इस स्टोरी में हमें यही सीखने को मिला कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कितनी ज्यादा पावर होती है अगर हमें डबल रूप से या फिर कंपाउंडिंग होकर के पैसे मिल रहे हैं। चलो एक लाइव एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। राहुल अपने कॉलेज को पास आउट करने के बाद उसकी जॉब लग जाती है। राहुल की जो इनकम होती है वह 25,000 रुपया पर मंथ होती है। राहुल यह डिसीजन लेता है कि मैं 5,000 रुपया पर मंथ SIP में इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो भी 30 सालों के लिए। राहुल इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ इस तरीके से जाता है। पहले मंथ में 5,000 रुपया और दूसरे मंथ में 10,000 रुपया, तीसरे मंथ में 15,000 रुपया। इस प्रकार से लेकर के राहुल का अमाउंट इन्वेस्टमेंट होने लगता है 30 सालों के लिए।
तो राहुल के पास जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, राहुल जो इन्वेस्ट करता है वह टोटल 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है। और अब हम मिनिमम रिटर्न लेकर के चलते हैं कि राहुल को 12% का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे इंडेक्स फंड में या फिर म्यूचुअल फंड में तो आपको 12% का रिटर्न बहुत ही आसानी से मिल जाता है। वहाँ पर अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो 30 साल के बाद राहुल के पास 1,76,00,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास जब ज्यादा पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तभी हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, अभी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। SIP में आप स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो और एक बड़े नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हम समझ लेते हैं कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, आप विदाउट रिस्क अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला म्यूचुअल फंड, दूसरा इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड को हम एक्टिव मैनेजिंग म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि आपके जो पैसे इन्वेस्टमेंट होता है वह म्यूचुअल फंड की टीम मैनेज करती है। म्यूचुअल फंड की एक्सपर्ट टीम होती है जो कि आपके पैसों को मैनेज करती है एंड आपके पैसों में रिस्क नहीं होता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड की टीम होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होती है। उन्हें पता होता है कैसे यहाँ से रिटर्न जनरेट करना है एंड इसके बदले में म्यूचुअल फंड आपसे एग्जिट फीस चार्ज करता है। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है 0.5% से 3% तक होता है। एंड वहीं पर सेकेंड ऑप्शन आ जाता है इंडेक्स फंड। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके देता है। इंडेक्स फंड को हम पैसिवली मैनेज फंड भी बोलते हैं एंड इंडेक्स फंड के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपके पैसों को इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। इंडेक्स फंड में भी टॉप कंपनीज होती हैं जहां पर आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। अब हमारे इंडिया में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। नंबर 1 पर NSE आ जाता है, नंबर 2 पर BSE आ जाता है। NSE के अंदर निफ्टी 50 आ जाता है। निफ्टी 50 का मतलब होता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जहां पर आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं एंड हमारी टॉप 50 कंपनीज हमेशा अप रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पैसे हमेशा ग्रो करते रहते हैं। एंड सेकेंड में BSE में आपका टॉप 30 कंपनीज आ जाती हैं, जिसे हम सेंसेक्स भी बोलते हैं। एंड ये NSE और BSE से ही पता चलता है कि मार्केट अप हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है, जिसको देख करके हम प्रिडिक्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें कितना ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा हमें इंडेक्स फंड में रिटर्न मिलता है। पिछले कुछ सालों का ये रिकॉर्ड भी है। सो आप म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में भी SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर जो फीस चार्ज होती है वो नहीं होती है। वहाँ पर जो होता है एक्सपेंस रेशियो का चार्ज होता है, जो कि मिनिमम होता है। 0.1% से लेकर के 0.3% तक लगता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ठीक है कंपेयर देन म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों, अगर आप SIP करते हो तो आपको इन 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो एंड नंबर 2, आप कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो एंड नंबर 3, आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो नंबर 1 पर हम आते हैं, आपको कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, आप SIP की स्टार्टिंग 500 से भी कर सकते हो, 5,000, 10,000, 20,000 से भी कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास जितना ज़्यादा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं 5,000 से इन्वेस्टमेंट करूँगा तो आपके पास पर मंथ उतना होना चाहिए 10 सालों के लिए, 8 सालों के लिए, जब तक भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप पर मंथ 5,000 नहीं पे कर सकते हो तो आपकी जितनी कैपेसिटी है पर मंथ देने की, आप उतने से ही SIP स्टार्ट करो। क्योंकि मैक्सिमम रिकॉर्ड्स में भी देखा गया है कि जो लोग SIP स्टार्ट करते हैं उनमें से 50% बीच में ही क्विट कर देते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न भी यही होता है कि उनके पास उतना ज़्यादा बजट नहीं होता है, उससे ज़्यादा वो स्टार्ट कर लेते हैं। पर मंथ जितना अमाउंट पे कर सकते हो उतने से ही SIP स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 2, कितने टाइम के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब टाइम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि टाइम से ही कंपाउंडिंग की पावर लगती है। आप ज़्यादा टाइम तक के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पैसों की कंपाउंडिंग कम ग्रोथ होगी। सो मेक सेंस कि आपको ज़्यादा टाइम तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड नंबर 3, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमने आपको बताया कि आपको इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
जहाँ पर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाता है 12% से ऊपर ही रिजल्ट में। 15% तक आपको आसानी से रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों ये थी ओवरऑल वीडियोस। आई होप कि आप इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।